गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? तो जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा और आज हम लोगों का लगभग सातवां वीडियो है। तो आज हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे स्टार्ट से। तो चेक कर लो कि क्या आप लोग को पूरा क्लियर है। तो चलो रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं? अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं? तो स्वापोषी होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर में आ जाएगा जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और नेक्स्ट है, मृतोपजीवी और परजीवी में क्या अंतर है? मृतोपजीवी और परजीवी में क्या अंतर है? तो मृतोपजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो सड़े गले तथा मरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे मृतोपजीवी कहते हैं। उदाहरण में जैसे कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह। और परजीवी क्या होता है? परजीवी में क्या होता है? ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर तो रहते हैं किंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचाते, जैसे जोंक, अमरवेल। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर है। और एक और बात है, अगर जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर इतना क्वेश्चन पूरा क्लियर करते चलोगे हर एक टॉपिक से, तो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। हर जगह से, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा इसी से ही तुम लोगों को मिल जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग बताते हैं पूरा क्लियर करते चलिएगा। और नेक्स्ट है हमारा, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अम्लीय प्रकृति में कार्य करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अम्लीय प्रकृति में क्या कार्य करता है? तो पेप्सिन एंजाइम है। और नेक्स्ट है, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। हम उस दिन अमाशय में बताए थे इसका पूरा कार्य कैसे होता है। और नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है? तो ये भोजन को अम्लीय प्रकृति बना देता है, मतलब अम्लीय प्रकृति देता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और नेक्स्ट है, श्लेष्मा का कार्य क्या होता है? तो अमाशय के आंतरिक स्तर को रक्षा प्रदान करता है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जो श्लेष्मा या म्यूकस होता है। और नेक्स्ट है हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंजाइम। यानी हम उस दिन बताए थे एंजाइम में क्या उपस्थित होता है? उत्प्रेरक, जो कि एंजाइम की क्रिया को और बढ़ा देता है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। और नेक्स्ट है, यकृत किस रस को स्रावित करता है? तो पित्त रस को स्रावित करता है। और मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्यों में 32 दांत पाए जाते हैं ना। और नेक्स्ट है हमारा, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथि उस दिन हम अमाशय में बताए थे, अग्नाशय में मिश्रित ग्रंथि होती है। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अमीबा में कौन सा पोषण पाया जाता है? तो अमीबा में प्राणिसम पोषण पाया जाता है। हम सबसे पहले ही लेक्चर में बताए थे अमीबा और मनुष्यों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, जो कि पहले भोजन को अंतर्ग्रहण करके पचाते हैं। तो मनुष्य और अमीबा प्राणिसम में आ जाते हैं। और नेक्स्ट है, अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है, अमीबा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? अमीबा में जनन की द्विविखंडन विधि पाई जाती है, इतना क्लियर है। और अमीबा किसके जरिए भोजन को ग्रहण करता है? अमीबा किसके जरिए भोजन को ग्रहण करता है? तो अमीबा कूटपाद के जरिए अपना भोजन ग्रहण करता है, इतना क्लियर हो गया। अब और हमारा है, देखो आज एक और सबसे आखिरी क्या है क्वेश्चन, इतना, किसके निर्माण होने से हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आता है? तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण से हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आता है। और आज हमारा रिवीजन इतना किए ख़त्म। अब आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? मानव में श्वसन तंत्र स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? मानव में श्वसन तंत्र।
मानव में श्वसन तंत्र, क्योंकि श्वसन पथ तो हम कल ही कंप्लीट कर लिए थे श्वसन पथ। अब क्या आएगा, आज मानव में पाचन तंत्र, मानव में श्वसन तंत्र, आज मानव में श्वसन तंत्र। तो इसमें सबसे पहले क्या है, श्वसन पथ में श्वसन क्या है, श्वसन क्या है? तो श्वसन और सांस में हम कुछ कल अंतर बताए थे। तो क्या है श्वसन में? श्वसन भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त कराता है, यानी कि श्वसन और सांस एक चीज़ नहीं होता है। श्वसन भोजन जो हम कर रहे हैं उससे जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को भोजन से अलग करने का कार्य करता है, यानी निर्मुक्त कराता है। और सांस क्या है? सांस तो पता है सबको ही कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं, ये तो सांस है। और श्वसन और सांस में यही अंतर था। और अब है मानव कैसा जीव है, मानव कैसा जीव होता है बताओ? मानव वायवीय होता है, वायवीय जीव होता है या स्थलीय या और भी? क्या मनुष्य हवा में उड़ते हैं? नहीं, मनुष्य स्थलीय जीव हैं, यानी स्थल पर चलने वाले। तो मनुष्य कैसा जीव है? मनुष्य स्थलीय जीव है। और नेक्स्ट है मनुष्य में, यानी मनुष्यों में श्वसन जो होता है, श्वसन अंग किसे कहते हैं? मनुष्यों में श्वसन अंग किसे कहते हैं? तो मनुष्यों में श्वसन अंग फेफड़े को कहते हैं। क्या हुआ? मनुष्यों में श्वसन तंत्र फेफड़े को कहते हैं, फेफड़े को श्वसन अंग कहते हैं। श्वसन अंग कहते हैं। जैसे अगर किसी किसी जीवों में गलफड़े से होता है, किसी किसी जीवों में श्वसन यानी श्वसन गलफड़े से होता है। जैसे कि मछलियों में जो श्वसन होता है ये गलफड़े से होता है। अब अगर जैसे कि मछलियों में गलफड़े से होता है, अगर वो पानी से बाहर निकलेंगी तो वो मर जाएंगी। तो उसी प्रकार अगर हम लोग अगर पानी में जाएंगे तो ज़्यादा देर सांस नहीं ले सकते। तो यही जैसे कि फेफड़ों मतलब मनुष्यों में फेफड़ों में श्वसन अंग होता है और मछलियों में गलफड़े होते हैं। और कुछ जीवों में जैसे कि मेढक वगैरह में त्वचा श्वसन अंग होता है। इतना क्लियर है। अब देखो मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से श्वसन अंग भाग लेते हैं। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से श्वसन अंग भाग लेते हैं? तो पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा नासाद्वार या फिर नासिका। पहला नासाद्वार या फिर नासिका, इसे इंग्लिश में नोज कहते हैं, यानी नाक ही है, नासाद्वार या नासिका। और नेक्स्ट है श्वास नली। पहला नासाद्वार या नासिका, नेक्स्ट है श्वास नली। और तीसरा है श्वसनी या श्वासनिकाएं। क्या है? श्वसनी, सीधा श्वासनिकाएं, श्वासनिकाएं। और चौथा क्या है? फेफड़े तो सबसे जितने भी अंग हैं सबका महत्वपूर्ण भूमिका होता है इसमें। और फेफड़े में कूपिका एक होता है, कूपिका। अभी देखना कूपिका का कार्य क्या होता है, ये कहाँ उपस्थित हो। यहाँ से तो क्लियर हो गया कि कूपिका फेफड़े में होता है। तो अब कैसे होता है ये देखना है। तो पहले स्थान पर इतना पहले नोट कर लो ये जो चार्ट है। उसके बाद हम नासाद्वार या नासिका पर चलते हैं, कैसे ये कार्य करता है, इसमें क्या क्या श्वसन के लिए कैसे कार्य होता है, ये कैसे उपयोग में होता है। तो चलते हैं नासा या नासिका द्वार पर। और पहला है नासा या नासिका द्वार। जैसे अभी हम यहाँ एक नोज़ बनाएं,
नोज़ में देखो मनुष्य में वायु नासाद्वार से, यानी कि जो भी वायु जा रही है इसी नासाद्वार यानी कि नासा छिद्र भी इसे बोल सकते हैं, तो यहाँ से ही जाती है वायु। तो इधर नाक में अंदर की ओर छोटे छोटे रोम होते हैं, छोटे छोटे रोम। तो उस रोम का कार्य क्या होता है, जो हमारे नाक में वायु जा रही हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, वो शुद्ध वायु नहीं होते। तो ये जो रोम होते हैं नाक में, ये उस वायु से अशुद्धियों को छानने का कार्य करता है। तो यहाँ पर तो अशुद्धियाँ छन गई हैं। अब थोड़ा और आगे जाता है, वायु जब थोड़ा और आगे जाता है तो यहाँ पर श्लेष्मा या म्यूकस होता है। थोड़ा देखे होगे चिपचिपे पदार्थ में कुछ रहता है, तो उसे श्लेष्मा या म्यूकस कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो भी वायु जा रही है नाक में जो भी वायु प्रवेश कर रही है नासाद्वार में, पहले तो उसके अशुद्धियों को रोम ने छान लिया। अब जो भी पूरा तो अच्छे से यहाँ अशुद्ध हुआ नहीं है, तो जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो और भी अंदर गया, तो यहाँ श्लेष्मा या म्यूकस जो है उसकी जो अशुद्धियाँ होती है इसी चिपचिपे जगह पर ये सारी अशुद्धियाँ चिपक जाती हैं और शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो इतना क्लियर हुआ कि नासाद्वार में क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो इसमें क्या हुआ, पहले जो वातावरण से वायु हमारे नाक में जा रही है पहले उसको रोम पहले छानता है, और जो भी कुछ बची हुई अशुद्धि होती है उसको श्लेष्मा या म्यूकस अपने खुद में चिपका लेता है और शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती है। क्लियर, नासाद्वार क्लियर हो गया। अब देखो दूसरे नंबर पर क्या था, श्वास नली। श्वास नली समझने से पहले एक बात का समझना बहुत ज़रूरी है, मुख। क्या है मुख? अब बताओ मुख से कौन कौन से लोग हैं जो मुख से सांस लेने की प्रयास किए हैं? मुख से याद करो, अगर जुखाम हो जाता है, जुखाम तो नाक से तो सांस ले नहीं पाते हम लोग, तो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा मुख से सांस लेने की प्रयास करते हैं कि कहीं से तो जाए हमारे शरीर में सांस, कहीं से तो जाए, तो मुख से सांस लेने की कोशिश करते हैं। अब मुख भी सांस लेने की क्रिया में मुख भी होता है, मुख का भी क्रिया होता है। तो इसको क्या कहते हैं, सांस, यानी ये जो मुख है ये द्वितीयक अंग के रूप में कार्य करता है। द्वितीयक अंग के रूप में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि द्वितीयक अंग के रूप में कौन सा अंग कार्य करता है, तो द्वितीयक अंग के रूप में मुख कार्य करता है। द्वितीयक अंग के रूप में, द्वितीयक अंग के रूप में। अब यहाँ से द्वितीयक अंग आ गया, लेकिन द्वितीयक जब है तो प्राथमिक भी तो कोई होना चाहिए। प्राथमिक क्या हुआ, प्राथमिक नासाद्वार या नासिका या मतलब नोज, ये जो नासिका या नासाद्वार है ये प्राथमिक अंग के रूप में कार्य करता है। किसके? प्राथमिक अंग के रूप में कार्य कर लिया। द्वितीयक अंग के रूप में मुख ने कार्य किया। अब हमारा आ गया श्वास नली, तीसरा आया हमारा श्वास नली। श्वास नली, पहले पर नासाद्वार, दूसरे पर श्वास नली। अब दूसरा हम देखते हैं कैसे हुआ। श्वास नली में क्या क्या होता है, देखो, सांस लेने की क्रिया में एक नली होती है। क्या हुआ, सांस जब हम ले रहे हैं, सांस लेने की क्रिया में एक नली होती है, और वो नली कैसे हुआ, जैसे कि ये हमारा नोज है, अब यहीं से एक नली है, एक नली आई हुई है, यहीं से एक नली आई हुई है। अब ये नली आगे जाकर दो भागों में बट जाते हैं। कैसे बटा, ऐसे और ऐसे, कुछ इस प्रकार का बट जाता है। ये जो श्वास नली आई हुई है ये आगे जाकर दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है तथा आगे जाकर फेफड़े से मिल जाता है। अब यही तो फेफड़े होते हैं,
यहीं पर तो फेफड़े होते हैं। अब यहीं पर ये जो श्वास नली आ रही है इसी फेफड़े में 2 भागों में डिवाइड होकर इस फेफड़े में मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक संरचना पाया जाता है, कुछ इस प्रकार का छल्ले नुमा संरचना। ये संख्या में 9 होती हैं, 9 नहीं बनाए हैं यहाँ पर, लेकिन संख्या में 9 होती हैं। तो इसका कार्य क्या हुआ? इसको उपास्थि वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको उपास्थि वलय कहते हैं साइंस की भाषा में। तो इसका कार्य क्या हुआ? जो ये नाक से ये श्वास निकाय यानी ये श्वास नली आ रही है और ये 2 भागों में डिवाइड होकर फेफड़े में मिल जाती हैं। तो यहाँ से अगर सोचो, ये अगर जैसे ये जो छल्ला है ये इसको चिपकने से रोकता है। जैसे कि अभी अगर हमारे हाथ में मार्कर है तो हमारा हाथ तो नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर हटा ले, यही मार्कर हटा ले तो मेरा हाथ मतलब आसानी से चिपक जाएगा। तो ये जो उपास्थि वलय, इसका नाम क्या है? उपास्थि वलय या छल्ला भी बोल सकते हो। क्या कहते हैं इसको? उपास्थि वलय। इसको उपास्थि वलय कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? ये श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकता है और ये संख्या में 9 होती हैं। इसका केवल इतना ही कार्य है। और ये क्या है? ये हमारा श्वास नली है। ये था हमारा श्वास नली। देखो, सबसे पहले ये श्वास नली नाक से पहले कंठ में मिलती है। ये श्वास नली पहले नाक से आती हुई कंठ में मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते ये फेफड़ों में भी ये वायु जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन आ रहा है तो पहले उस वायु को कंठ में पहुंचाती है और आगे चलकर धीरे धीरे होते हुए उसी ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों में पहुंचा देती है। तो इसका श्वास नली का केवल इतना कार्य, सिर्फ इतना होता है कि ये श्वास नली नाक से मतलब आती हुई 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं और फेफड़ों से जाकर मिल जाती हैं, तथा जो ऑक्सीजन आ रहा है पहले उसको कंठ में पहुंचाएंगी। कंठ में मतलब एपिगॉल्जी का एपिग्लॉटिक्स है ना, एपिग्लॉटिक्स, कंठ को एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। तो पहले उस वायु को एपिग्लॉटिक्स में पहुंचाएगी, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए उसी वायु को फेफड़ों में पहुंचा देती है। बस केवल इतना ही इसका कार्य था। अब तीसरे नंबर पर क्या आया है हमारा? श्वासनिकाएं। सबसे पहले क्या, श्वासनिकाएं समझने से पहले एक शब्द इसमें आए, कंठ। कंठ में वायु को ये श्वास नली ये कंठ में वायु को क्यों पहले पहुंचाया? इसको फेफड़ों में पहुंचाना चाहिए था, लेकिन पहले इसने कंठ में क्यों पहुंचाया? तो कंठ का कार्य क्या होता है? कंठ को एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। तो जो कंठ है, ये जो कंठ है, जो कंठ मतलब 2 तरीके से कार्य करता है। भोजन, जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें भी ये कंठ का ही कार्य होता है, और अगर सांस ले रहे हैं तो सांस लेने की क्रिया में भी कंठ का सबसे बड़ा कार्य होता है। क्या होता है? ये जो हम भोजन, यानी इसका कंठ का कार्य केवल इतना होता है कि श्वास नली में सांस को पहुंचाता है और भोजन की नली में भोजन को पहुंचा देता है। इसका केवल इतना कार्य होता है कि सांस की नली में सांस को पहुंचाता है और भोजन की नली में भोजन को। तो जब श्वास नली से आता हुआ कंठ में पहुंचा वायु, तो वहाँ से पहले कंठ ने डिसाइड किया कि इसको किस नली में भेजना है, तो उसने श्वास नली में भेज दिया। धीरे धीरे आते हुए फेफड़ों में पहुँच गया। क्लियर? अब क्या आया? तीसरे नंबर पर आया श्वासनिकाएं। श्वासनिकाएं पहला भी क्लियर हो गया, दूसरा। अब तीसरा आया श्वासनिकाएं। श्वासनिकाएं क्या हैं?
श्वास नली जब दो हिस्सों में बट जाती है तो फेफड़ों में उन्हीं बटे हुए हिस्सों पर छोटे छोटे श्वास निकाय पाई जाती हैं। कैसे? जैसे अभी हमने समझाया श्वास नली, जब ये श्वास नली, अभी क्या बताया, श्वास नली जब ये दो हिस्सों में बट जाती हैं, जब तो ये दो हिस्सों में बट जाती हैं तो यहाँ पर फेफड़ा पाया जा रहा है, फेफड़ा जैसे यहाँ पाया जा रहा है। तो जो ये श्वास निकायें क्या होती हैं, जो ये श्वास नली यहाँ से आई हुई हैं, तो देखो कुछ पेड़ों के जड़ जैसे संरचना पाई जाती है, ऐसे टाइप में। कैसे? ऐसे टाइप में कुछ संरचना पाई जाती है। यही होता है फेफड़ों में, इसी प्रकार से फैली रहती है श्वास निकायें, पूरे फेफड़े में इसी प्रकार से फैली रहती हैं। इसी को कहते हैं श्वास निकायें। समझ में आया? इसी को कहते हैं श्वास निकायें। अब पहले श्वास निकाय अगर पूछ ले कहाँ होता है, कैसे, तो जो श्वास नली दो हिस्सों में विभाजित होकर फेफड़ों में आ रही हैं, उसमें कुछ जड़नुमा संरचना निकला रहता है, उसे ही श्वास निकायें कहते हैं। इतना क्लियर? अब चौथे नंबर पर क्या था? फेफड़ा चौथे नंबर पर था। देखो फेफड़े, अभी हम बताए थे फेफड़ा लिखे थे, फेफड़े के बाद एरो कर कूपिका लिखे थे। तो क्या हुआ? फेफड़े में कूपिका पाई जाती है, फेफड़े में कूपिका पाई जाती है, और उस कूपिका का कार्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों में कूपिका पाई जाती है, इसका कार्य क्या हुआ? इसका कार्य हुआ गैसों का आदान तथा प्रदान करना। जो गैस हमारे फेफड़े में गैस आ रही हैं, आदान प्रदान कैसे करेगा? यानी कि यह जैसे हमारे पहले श्वास नली में आया जो ऑक्सीजन है, पहले श्वास नली से फेफड़े में, फेफड़े से कूपिका में। कूपिका कैसे? कूपिका एक गुच्छे नुमा संरचना। जैसे कि ये हमारा फेफड़ा है, मान लो एक ही हमने बना दिया, ये हमारा फेफड़ा है, इस प्रकार का कुछ। तो इसमें जो श्वास निकायें पाई जाती हैं, इसी में कुछ ऐसे गुच्छा नुमा संरचना एक ऐसे जड़ी रहती हैं, इसे ही कहते हैं कूपिका। तो ये कूपिका का कार्य क्या हुआ? जो गैस आ रही है श्वास निकाय के माध्यम से इसमें आ रही है जो फेफड़े में, तो पहले तो कूपिका में गई, तो कूपिका का कार्य होता है उसी गैस का आदान प्रदान। यानी कि अब यहाँ तो आ गया गैस, अब ये जो कूपिका है ये पूरे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन तक पहुँचाएगा, और जो हीमोग्लोबिन में बेकार पदार्थ होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे श्वसन में अपशिष्ट पदार्थ, जैसे हम लोगों में भोजन करते हैं तो अच्छे पदार्थ तो पूरे शरीर में ऑब्जर्व हो जाते हैं और गंदे पदार्थ निकल जाते हैं, तो वैसे ही इसमें श्वसन में गंदा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इससे कूपिका से ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट इसी में भेज दिया। तो ये भी इसका कार्य होता है। फिर उसके बाद फेफड़े में जाता है तो वो ऐसे निकल जाता है जब हम लोग सांस को वापस लेते हैं तो इसका कार्य ये हुआ। अब देखो इसमें जो ये कूपिका होता है ये गैसों के विनिमय के लिए एक सतह प्रदान करता है, उसी पर तो आकर टिकता है, तभी तो सतह रहेगा, तभी तो उस पर आकर टिकेगा। तो ये गैसों के विनिमय के लिए सतह प्रदान करता है। अब यहाँ से एक शब्द आया रुधिर, यानी कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? रुधिर में होता है। तो रुधिर में क्या हुआ? रुधिर में एक वर्णक होता है। क्या हुआ? रुधिर में एक वर्णक होता है।
उस वर्णक को क्या कहते हैं? उस वर्णक को कहते हैं हीमोग्लोबिन। 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 तो ये जो रुधिर में एक वर्णक होता है, रुधिर में एक वर्णक होता है, उस वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में जो गैस आ रही है, तो उसमें से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में, पूरे कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है तथा उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य करता है। और ये हीमोग्लोबिन इसको श्वसन वर्णक भी कहा जाता है, श्वसन वर्णक भी कहा जाता है, क्योंकि ये गैसों का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ से आज हमारे लिए क्या आया क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए दे रहे हैं। पहला, मानव में श्वसन वर्णक क्या है? पहला क्वेश्चन, मानव में श्वसन वर्णक क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? इतना। और थोड़ा सा है पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन बस थोड़ी देर की बात है, क्या होता है पौधों में श्वसन? देखो, पौधों में एक रंध्र होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। क्या है? पौधों में श्वसन तंत्र या अंग, सीधा पौधों में श्वसन। तो पौधों के श्वसन के लिए क्या होता है? देखो, जैसे पत्ती है, ये हमारी पत्ती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि रंध्र। देखो, रंध्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। तो इसका कार्य क्या हुआ? पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसे ही रंध्र कहते हैं। और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से पौधे सांस लेते हैं। इसी जो छिद्र होते हैं रंध्र, इसी के माध्यम से पौधे सांस लेते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक शब्द आया है विसरण। विसरण क्या है? पौधों में विसरण क्या है? यह एक प्रकार की क्रिया है। इस क्रिया के जरिए पौधे सांस लेते हैं तथा ग्रहण और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते हैं। इसमें जो विसरण एक शब्द आया है, विसरण, इसके द्वारा पौधे, जैसे मनुष्यों में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक था, हीमोग्लोबिन, पौधों का श्वसन वर्णक ये विसरण हो गया। विसरण डिफ्यूजन, तो इसका कार्य हो गया जैसे कि हीमोग्लोबिन का कार्य सेम वैसे इसका कार्य हुआ। तो ये पौधों में ऑक्सीजन को, यानी जो ऑक्सीजन है उसको त्याग रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रहा है। और देखो, इसमें सबसे मेन टॉपिक क्या है? पौधों में 2 प्रकार से सांस होता है। पौधों में 2 प्रकार से सांस होता है, 2 प्रकार की सांस। पौधों में 2 प्रकार से सांस लेने की क्रिया होती है। कैसे? एक तो दिन के समय, और एक रात के समय। तो दिन में पौधे कैसे सांस लेते हैं? दिन और रात। तो देखो, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई, प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। ये सेम मनुष्यों के रूप में आ जाते हैं। जैसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, वैसे ये रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये भी नहीं करते, क्योंकि धूप वगैरह तो होता नहीं है, तो कहाँ से प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो दिन के समय ये क्या करते हैं? दिन के समय ये ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को त्यागते हैं।
अब रात में तो प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, तो ये रात के समय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उल्टा, इसी का उल्टा हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते हैं। जैसे मनुष्य लोग, हम लोग जैसे करते हैं, सेम उसी प्रकार की क्रिया आ जाती है इसमें। तो इसीलिए कहते हैं रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और पेड़ पौधे भी ग्रहण कर रहे हैं, तो कुछ घुटन सा फील होता है, क्योंकि हम लोग जिस ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग को करना चाहिए वो तो पेड़ पौधे कर रहे हैं, इसीलिए कुछ घुटन सा फील होता है। तो आज हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया, एक मानव में श्वसन तंत्र और एक पौधों में श्वसन तंत्र। और इसमें इसमें से भी एक जैसे दे सकते हैं होमवर्क के लिए, पौधों का श्वसन वर्णक क्या है, केवल इतना। और थैंक यू, अच्छे से सब लोग तैयारी करना, और जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। थैंक यू। तो मैंने एक बात बोलना भूल ही गए हम, क्या कि आप लोग नोट्स तो बना रहे होगे, और क्या एक बात क्या आया, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, उनकी रेलगाड़ी ऐसे चलती रहती है। तो क्या हुआ, सब लोग नोट्स बनाओ और अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। हमारे यूपी बोर्ड में अगर सबसे ज़्यादा क्या बायो को ही बच्चे पसंद करते हैं, तो इसीलिए बायो अगर लिए हो तो उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, जो भी डाउट्स हो कमेंट में करो, हम लोग सब लोग की मदद करेंगे। तो आज हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।